Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learn Anytime. Today we are going to discuss about resource planning in India. इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिसोर्स प्लानिंग को काफ़ी डीपली डिस्कस किया हुआ है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और रिसोर्स प्लानिंग की हमें नीड क्यों पड़ी। हिंदुस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज है लेकिन ये रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो वहाँ पे ज़्यादातर पानी पाया जाता है, वाटर रिसोर्स है वहाँ पे। राजस्थान की बात करें हम तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारे पास सोलर, विंड एनर्जी पाई जाती है। इट मीन्स कि हमारे पास ऐसे रीजन्स है जहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और कुछ ऐसे भी रीजन्स है हमारे पास जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम पाए जाते हैं। अब जब ये रिसोर्सेज हमारे पास अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये है कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्स प्लानिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इन रिसोर्सेज को ऑल ओवर द इंडिया यूटिलाइज कर सके। जिन जगहों पे ये रिसोर्सेज नहीं है वहाँ तक भी हम इन रिसोर्सेज को ले सके। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए हमारे पास 3 मेन स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हियर मीन्स कि हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रीजन में, हिंदुस्तान के कौन से एरिया में हमारे पास कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो पहले आइडेंटिफिकेशन हो गई कि कुछ जगहों पे मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके लिए हमें सर्वे करनी है, मैपिंग करनी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मतलब ये कि हमने सर्वे करनी है कि कौन सी जगह में कितने क्वालिटेटिव, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्सेज है। सेकंड हमारे पास स्टेप है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। जब हमें एक बार पता लग गया कि कौन से रीजन में किस तरह के रिसोर्सेज है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्लानिंग स्ट्रक्चर। फिर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर करनी है, फिर एक प्लान बनाना है कि हमने किस तरीके से इस रिसोर्सेज को जो है वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। हमें इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज लगेंगी, किस तरह के स्किल्ड पीपल लगेंगे और इन तमाम तर चीज़ों को मिला के हम जो है वो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे जिसे बाद में इम्प्लीमेंट भी करना है। Third step is matching the resource development plans with all over national development plan. It means कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान था उस प्लान को नेशनल डेवलपमेंट गोल के साथ मैच करना। India has made concentrated efforts for achieving the goal of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. हिंदुस्तान को जब आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद से ही इंडिया ने प्रॉपर प्लान शुरू किया। फर्स्ट 5-year प्लान में भी इंडिया ने रिसोर्स प्लानिंग की कि हमने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट ना हो, रीजनल बैलेंस रहे और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन रहे। इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। कहते हैं कि देखो सिर्फ रिसोर्सेज का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी भी रीजन में रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो उस रिसोर्स की वजह से उस रीजन में डेवलपमेंट हो सकती है, बट सिर्फ रिसोर्स का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी का होना भी इम्पॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूशन का होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है तो रिसोर्सेज की वजह से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। देयर आर मेनी रीजन्स इन अवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। हमारे देश में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सही रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। क्यों इकोनॉमिकली बैकवर्ड? इसलिए है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम उन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकें, इसीलिए वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम रिसोर्सेज पाए जाते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेशक बहुत कम रिसोर्सेज पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम रिसोर्सेज होने के बावजूद वहाँ पे टेक्नोलॉजी है।
टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, जिसकी वजह से इन रिसोर्सेज को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन रिसोर्सेज पे काम किया जाता है और इस रिसोर्स की वजह से जो है वो उस रीजन में डेवलपमेंट हो जाती है। इसीलिए रिसोर्सेज का ही सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो भी और इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी ना हो तो इसका मतलब यह है कि उस रिसोर्स के होने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर रिसोर्सेज कम ही है, उन्हें हम एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूशन भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, तो वहां पे हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज प्रॉफिटेबल है। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन बताती है हिंदुस्तान को जो है वो कॉलोनाइज किया गया था। आप सबको तो पता ही होगा, कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है जब एक स्ट्रॉन्ग कंट्री दूसरे रीजन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करती है ताकि वहाँ के रिसोर्सेज एंड वहाँ के पीपल को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सके। तो हिंदुस्तान को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था। ब्रिटिशर्स पहले यहाँ पे कॉलोनाइजेशन के इरादे से नहीं आए थे, आए तो वो ट्रेड के लिए थे। लेकिन जब उन्होंने हिंदुस्तान को जाना, जब उन्हें पता लगा कि हिंदुस्तान की हर एक कॉलोनीज में यहाँ पे बहुत सही रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर बाद में कॉलोनाइजेशन कर ली। यहाँ के स्पाइसेस, यहाँ का कॉटन, यहाँ के मिनरल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट किया। कॉलोनाइजर्स के पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज थी, नेविगेशन सिस्टम था, वेपन्स थे, ट्रांसपोर्ट था, फैसिलिटीज थी। इसी वजह से वो लोकल रीजन से रिसोर्सेज को इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते थे। Resources can contribute to the development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. जब हिंदुस्तान कॉलोनाइज हुआ तो यहाँ के रिसोर्सेज की वजह से बहुत सारे रीजन डेवलप हुए। कैसे डेवलप हुए? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज भी थी और उनके पास जो है वो इंस्टीट्यूशंस भी थे जिनकी मदद से उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को निकाला। लेकिन यहाँ के रीजन्स को फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने आप को जो है उससे फ़ायदा दिया। हिंदुस्तान ने कॉलोनाइजेशन टाइम पीरियड में बहुत बार जो है वो डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस किए यहाँ पे रिसोर्स डेवलपमेंट के। Therefore, in India, development in general and resource development in particular doesn't only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people, जो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है रिसोर्सेज को इस तरह यूज करना कि वो खत्म भी ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे। अगर हम रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करें, रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरीके से यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से सोशो इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमने रिसोर्स कंजर्वेशन हर लेवल पे करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने पास्ट में भी देखा है कि जो बड़े बड़े थिंकर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, वो बहुत कंसर्न शो करते थे रिसोर्स कंजर्वेशन के रिलेटेड। जैसे गांधी जी ने भी कहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी है, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड, कि रिसोर्सेज हमारे लिए हर एक की नीड को फुलफिल करने के लिए काफ़ी है, लेकिन लोगों की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी नहीं है। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. गांधी जी का मानना था कि दुनिया में रिसोर्सेज ख़त्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रीडी पीपल है, कुछ सेल्फिश लोग जो है उनकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो कम हो रहे हैं। और जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का नेचर जो है वो काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर रिसोर्स कम हो रहे हैं। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे मशीनों से जब काम लिया जाता है तो उससे हमारे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। वो इस चीज़ को फेवर नहीं करते थे। गांधी जी का मानना था प्रोडक्शन बाय मासेस। इसका मतलब ये है कि लोग स्मॉल स्केल पे, लोग छोटे स्केल पर जो है वो चीज़ें खुद बनाए, जैसे हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज़। इससे रिसोर्सेज का यूज़ लिमिटेड होता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और रिसोर्सेज भी हमारे पास जो है वो वेस्ट नहीं होते हैं।
At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम जो है उन्होंने भी बताया कि रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इसे सिस्टमेटिकल वे से अडॉप्ट करना चाहिए। 1974 में गांधी जी की जो फिलॉसफी थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ये इतने अवेलेबल है कि हम लोगों की नीड को फुलफिल कर सके, लेकिन ग्रीडी पीपल की ग्रीड को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। शुमाकर जो है उन्होंने अपनी बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी जी की इस फिलॉसफी को प्रेजेंट किया। 1987 में ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट आई। ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट ने सजेस्ट किया कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी भी इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अपनी नीड्स को इस तरीके से पूरी करें कि फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ों का कंसेप्ट है, एक दिया इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, दूसरा इन्होंने दिया रिसोर्स कंजर्वेशन का, जो एक बुक है आवर कॉमन फ्यूचर उसमें पब्लिश किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इसका ये रहा कि यहाँ पे 1992 में एक अर्थ समिट हुई जो हुई रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। यहाँ पे भी अर्थ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया और बहुत सारी यहाँ पे इन्होंने एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया है, जो मैंने पिछली वाली वीडियोस में काफ़ी डीपली डिस्कस किया हुआ है। लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। वी लिव ऑन लैंड, हम ज़मीन पर रहते हैं, हमारी जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो इसी ज़मीन के ऊपर होती है, इसी ज़मीन के ऊपर हमारा वेजिटेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है, वाइल्ड लाइफ रहते हैं, इंसान रहते हैं, इंसानों की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे वो जॉब पे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इसी ज़मीन के ऊपर होती है। तो ये ज़मीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। However, land is an asset of a finite magnitude, therefore it is important to use available land for various purposes with careful planning. अब जब हर एक एक्टिविटी इसी ज़मीन के ऊपर हो रही है, क्योंकि हम अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वो लैंड के ऊपर ही कर रहे हैं ना, कि कहीं आसमान और ज़मीन के बीच में कर रहे हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इसी लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, इसी लैंड के ऊपर हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हियर मीन हम जॉब्स वगैरह या कुछ भी जिससे हम जो है वो कमर्शियल फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी ज़मीन के ऊपर ट्रांसपोर्ट भी चलता है, इसी ज़मीन के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब लैंड के ऊपर हो रही है तो लैंड हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब इस लैंड को हमने किस तरीके से यूज़ करना है, इसके लिए चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ्स। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें लैंड की, तो हिंदुस्तान में लैंड के डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन है, आइलैंड है। About 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। हिंदुस्तान का 43% एरिया जो है वो प्लेन है, और अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत सही तरीके से होती है, इंडस्ट्रीज भी बहुत होंगी, और ये वाला एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड भी होगा, क्योंकि प्लेन एरियाज में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो रहने के लिए आते हैं, वहाँ पे उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल गुजरती है, इसीलिए लोग प्रिफर करते हैं माउंटेन एरियाज से कि हम प्लेन एरियाज में रहें। 30% जो हिंदुस्तान का एरिया है वो है माउंटेनस। हिंदुस्तान की जो लैंड है वो माउंटेनस एरियाज में पड़ती है, और यहाँ से हमारे पास निकलती है पेरिनियर रिवर्स। पेरिनियर रिवर वो रिवर होती है जिनमें साल भर जो है वो पानी रहता है। अब जिस जिस एरिया से पानी निकलेगा वो एरिया काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा, तो वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है। जिससे अगर आपको याद होगा बचपन में जब कभी भी हमें ड्राइंग करने के लिए कहते थे तो हमारी ड्राइंग कुछ इस तरह से होती थी। मोस्टली सबको अगर याद होगा तो ऐसी कुछ ड्राइंग होती थी। ये इसलिए हम दिखाते थे कि जहाँ से भी रिवर वगैरह निकलते हैं वहां से वो जगहें जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। तो यहाँ पे भी जब पानी निकलता है तो ये पेरिनियर रिवर जहाँ से भी निकलती है वहां का जो एरिया है काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, टूरिस्ट का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो माउंटेनस एरियाज में टूरिस्ट आते रहते हैं। फिर है हमारे पास 27% जो लैंड का एरिया है वो प्लेट्यूज रीजन में है, और प्लेट्यूज जाने जाते हैं कि प्लेट्यूज में जो है हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। प्लेट्यूज जो है दे आर रिच रिजर्वर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। लैंड यूटिलाइजेशन।
लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब है लैंड को किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इंडिया में लैंड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वो एरिया होता है जहां पे ट्रीज, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन होती है। सेकंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वो जमीन जहां पे फार्मिंग नहीं होती है, जहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकती है, क्रॉप्स नहीं उग सकते हैं। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन लैंड बिल्कुल यूजलेस होती है, जिसमें रॉकी एरियाज होते हैं, डेजर्ट एरिया होता है, सैंडी लैंड होती है, इसमें फार्मिंग पॉसिबल नहीं होती है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ये वो लैंड है जहां बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज, फैक्ट्रीज वगैरह बनाई जाती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होती है। यानी ये लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होती है बल्कि डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। थर्ड वन इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में फर्स्ट है परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड यानी कि यहाँ पे जानवर जैसे कव्स है, गोट है, शीप है, इन्हें ग्रेजिंग कराई जाती है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज। यहाँ पे फ्रूट्स, ट्रीज, रबर, टी, कॉफी जैसे क्रॉप्स होती हैं, बट इस एरिया को नेट जोन एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो लैंड होती है जिसे 5 सालों तक जो है वो अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसके ऊपर 5 सालों तक कोई एग्रीकल्चर नहीं की गई हो, लेकिन अगर फ्यूचर में चाहे तो इसके ऊपर फार्मिंग पॉसिबल होती है। फॉलो लैंड। फॉलो लैंड में भी 2 पार्ट्स है, करंट फॉलो एंड अदर देन करंट फॉलोज। करंट फॉलो हियर मीन्स कि इस जमीन को 1 साल से थोड़ा कम टाइम तक जो है वो छोड़ दिया जाता है, इसके ऊपर कोई कल्टीवेशन नहीं की जाती, कोई एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है। अदर देन करंट फॉलो, ये इस वाली जमीन पे भी एग्रीकल्चर जो है वो 1 या 5 साल तक, मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक जो है वो इसे खाली छोड़ दिया जाता है। इसलिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि जो सॉइल है, सॉइल को रेस्ट मिल सके और इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस आ सके। नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया अगर देखा जाए तो असल में यही वो लैंड है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप्स उगाए जाते हैं। अगर एक ही लैंड के ऊपर साल में 2 तरह के क्रॉप्स उगाए जाए तो उसे कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।